हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियन लीगल हिस्ट्री क्लास 2 लेकर के आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग ये क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो इसके वीडियोस आपको बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगे। क्योंकि एग्जाम्स अप्रोचिंग है तो थोड़ा सा स्पीड हम लोगों को लेना पड़ेगा सो दैट कि मैं आपका जो सिलेबस है उसको पूरे तरीके से इस सब्जेक्ट का कवर करवा पाऊँ। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन द क्लास। और आज की जो क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेयर्स कोर्ट अंडर चार्टर ऑफ 1726। सो यहाँ आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मेयर्स कोर्ट अंडर चार्टर ऑफ 1726। मेयर्स कोर्ट का डिस्कशन आज हम लोग करने जा रहे हैं। देखो, मेयर्स कोर्ट अंडर चार्टर 1726 में हमें कुछ बातें डिस्कस करनी है, जिसमें हम सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करेंगे। मेयर्स कोर्ट को बनाने का क्या पर्पस था और चार्टर किस चार्टर के थ्रू ये यहाँ पर आया था, तो ये सब बातें हम लोग करेंगे। कंपोजिशन हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ एक कॉरपोरेशन सेटअप किया गया था। अ कॉरपोरेशन वॉज सेटअप बाय कंपनी। A corporation was a corporation was set up by company। आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते रहिएगा। ये कॉरपोरेशन सेटअप क्यों किया गया था, कंपनी के थ्रू ये कॉरपोरेशन सेटअप किया गया था ऑन सितंबर 1688 में। ऑन सितंबर 1688 में इस कॉरपोरेशन को सेटअप किया गया था बाय कंपनी अंडर चार्टर 1687 का जो चार्टर था, उस चार्टर के अंदर में यहां पर 1688 में कॉरपोरेशन को सेटअप किया गया था बाय कंपनी। और इस कॉरपोरेशन को सेटअप करने का क्या पर्पस था? द पर्पस टू सेटअप दिस कॉरपोरेशन वॉज टू एसोसिएट द नेटिव्स विद इंग्लिशमैन, राइट। सो यहां आप पर्पस लिखेंगे सबसे पहले, पर्पस टू एसोसिएट the natives with Englishmen, all right, with Englishmen, and to fulfill this purpose। और इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया? इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर टू फुलफिल the purpose पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज की गई। पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज किया गया है यहाँ पर। टू फुलफिल दिस पर्पस पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज किया गया। ठीक है जी, पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज यहाँ की गई इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए। अब पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज की गई तो इसके लिए क्या था? फंड्स वर नीडेड। आप मुझे बताइए जरा, पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली पब्लिक को कुछ सब्सिडी, कुछ ग्रांट, कुछ परमिशन, ये सब चीजें हमें देनी पड़ेंगी। तो पब्लिक को अगर हम कुछ सब्सिडी दे रहे हैं, कुछ फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ ग्रांट दे रहे हैं, कुछ एड दे रहे हैं, कुछ ऐसी सहायता दे रहे हैं जो उनको हम फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पब्लिक के वेलफेयर में है वो, तो पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज में यहाँ पार्टिसिपेट किया जाने लगा इस पर्पस को पूरा करने के लिए। टू फुलफिल दिस पर्पस पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज स्टार्ट की गई। और बहुत ऑब्वियस सी बात है कि फंड्स वर नीडेड
टू फुलफिल दिस पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज। अब यहां अगर हम बात करें तो कॉरपोरेशन क्या कर रहा था? कॉरपोरेशन टैक्स कलेक्ट कर रहा था। कॉरपोरेशन क्या कर रहा था? कॉरपोरेशन टैक्स कलेक्ट कर रहा था। अब बताओ फंड कहां से आएगा? बहुत ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंस के से रिलेटेड अगर हम थोड़ी बहुत बातें भी जानते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसा कि आज की गवर्नमेंट भी कर रही है और पहले भी हुआ करता था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर थी, तो उस समय भी हुआ करता था। क्या किया करते थे? पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी अगर परफॉर्म करना है तो ऑब्वियसली पब्लिक से ही पैसा निकालना पड़ेगा, और वो पैसा कैसे निकाला जा सकता है? टैक्स कलेक्शन के थ्रू। तो टैक्स कलेक्शन के थ्रू यहाँ पर पैसे को एक्सट्रैक्ट किया गया मार्केट से, सो दैट कि हमारे पास फंड्स इकट्ठा हो पाए और हम पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाए, राइट। सो कॉरपोरेशन क्या कर रहा था? टैक्स कलेक्ट कर रहा था। कॉरपोरेशन टैक्स कलेक्ट कर रहा था और साथ ही आई एम सॉरी, कॉरपोरेशन वर कलेक्टेड टैक्स एंड रेज्ड फंड्स। फंड रेज कर रहे थे, है ना। टैक्स कलेक्ट करके क्या कर रहे हैं? फंड रेज कर रहे हैं और पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए उस फंड को जमा कर रहे हैं। लेकिन ये फंड कहां से कलेक्ट हो रहे थे? फ्रॉम द पीपल्स, फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ मद्रास। फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ मद्रास। फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ मद्रास। ठीक है जी, फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ मद्रास। डन है, ओके। सो यहाँ पर जो कॉरपोरेशन सेटअप किया गया था बाय कंपनी ऑन सितंबर 1688 अंडर चार्टर 1687, ये भी मद्रास में ही किया गया था, एट मद्रास। यहाँ एक और फैक्ट आप नोट कर लीजिए, मद्रास में ही ये सेटअप किया गया था। कॉर्पोरेशन वाज सेटअप बाय कंपनी ऑन सितंबर 1688 अंडर चार्टर 1687 एट मद्रास। तो प्लेस का नाम आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, फंड रेज किया जा रहा है, वो भी कहां से किया जा रहा है? फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ मद्रास। ऑल राइट, सो होपफुली आप लोगों को ये फैक्ट्स क्लियर हुए हैं और समझ में आया है बेसिक सा पर्पस क्या है इस कॉर्पोरेशन को सेटअप करने का। मैं 1 मिनट का आप लोगों को समय दे रही हूँ, तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आएंगे और आगे की बातों को डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, सो नाउ होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया है। हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन है वो है कंपोजिशन पे। कंपोजिशन पे हमारा डिस्कशन है। मैं एक चार्ट यहां बना रही हूं। कंपोजिशन, कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो किस तरीके से कंपोजिशन हुआ था इस कॉर्पोरेशन का, देखो मैं 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूंगी। फर्स्ट पार्ट एंड दिस वन इज योर सेकंड पार्ट, और वो आपका लास्ट पार्ट है। यहाँ पर कौन कौन थे? यहाँ पर फर्स्ट जो थे वो फर्स्ट आपके थे एल्डरमैन, मेयर। मेयर लिखिए आप सबसे पहले, राइट। यहाँ पर सबसे पहले आप मेयर लिखिए, और ये मेयर कौन थे? इंग्लिश मेयर, राइट। इंग्लिश मेयर, आप इसको इंग्लिश मेयर भी लिख सकते हैं, मैंने इंग्लिश ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। आप अपने एग्जाम में चाहें तो इंग्लिश मेयर टर्म यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर कंपोजिशन में कौन आया? इंग्लिश मेयर। नाम सुन के लग रहा है कि कोई बड़ा इंसान है। बड़ा इंसान मतलब कंपोजिशन में यही सबसे बड़ा रहेगा। तो कंपोजिशन में जो मेन बॉडी रहेगी वो कौन होगा? मेन पर्सन कौन होगा? मेयर, इंग्लिश मेयर, ठीक है। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, वही यहाँ पर सब कुछ रेगुलेट कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए सबसे पहले तो वो अपना ही पर्सन यहाँ पर बिठाएंगे। नेक्स्ट है 12 एल्डरमैन। 12 एल्डरमैन, 12 एल्डरमैन। और थर्ड जो आपका कंपोजिशन के अंदर में है वो 60 और मोर, 60 और मोर बर्गेसेस, ठीक है जी, 60 और मोर बर्गेसेस। आइए जरा बातें करते हैं इनके बारे में कि इनका इलेक्शन किस तरीके से होगा, कौन करेगा और ये ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे। देखते हैं इंग्लिश मेयर का इलेक्शन कैसे होगा। इलेक्टेड बाय एल्डरमैन, एल्डरमैन करेगा इनका इलेक्शन, ठीक है।
इलेक्टेड बाय एल्डरमैन अमंग देमसेल्व्स, मतलब जितने भी एल्डरमैन है। अब एल्डरमैन की काउंटिंग कितनी है हमारे पास, नंबर कितना है 12। 12 एल्डरमैन में से ही कोई एक इंग्लिश मेयर होगा, ठीक है, कोई एक इंग्लिश मेयर होगा। और इलेक्शन तो हो गया, यहाँ पर कौन कौन करेगा, एल्डरमैन अपने में से ही किसी एक को उठा करके इंग्लिश मेयर बना देंगे, और ये होल्ड करेगा ऑफिस फॉर 1 ईयर, होल्ड ऑफिस फॉर 1 ईयर। अब ये 1 सालों के लिए ऑफिस होल्ड कर लेगा, फिर इसके बाद ये रिमूव हो जाएगा और नेक्स्ट इंग्लिश मेयर इलेक्ट किया जाएगा। सेम प्रोसेस चलेगा, एल्डरमैन अपने में से ही नेक्स्ट टाइम किसी और को अपॉइंट करेंगे एज इंग्लिश मेयर। अब बात करते हैं 12 एल्डरमैन की। एल्डरमैन को कौन अपॉइंट करेगा, देखिए जरा, एल्डरमैन का यहां पर अपॉइंट कौन करेगा, ये होल्ड करेंगे ऑफिस, होल्ड करेंगे ऑफिस फॉर लाइफ, पूरी जिंदगी के लिए होल्ड करेंगे। बताओ कितना अच्छा बेनिफिट इन लोगों को दिया है। अब आइडियली अगर हम देखें, कायदा देखें, तो अगर एल्डरमैन पूरी लाइफ के लिए होल्ड कर रहा है ऑफिस, तो इंग्लिश मेयर भी हमेशा इन्हीं में से ही कोई एक बनेगा। बात समझ आ रही है? तो पूरी लाइफ के लिए होल्ड करेंगे ऑफिस एल्डरमैन, या फिर और और टिल दी रेजिडेंस, टिल दी रेजिडेंस इन टिल दी रेजिडेंस ऑफ मद्रास, मतलब जब तक ये मद्रास के रेजिडेंस होंगे तब तक रहेंगे यहां पर, तब तक ये एल्डरमैन बने रहेंगे, होल्ड करेंगे ऑफिस, ठीक है। अब इतनी बातें हमें समझ आ गई, तो नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट है वो नेक्स्ट फैक्ट ये है कि वैकेंसी इनकी कौन फिल्ड करेगा। वैकेंसी देखो यहां पर तो एल्डरमैन ने फिल किया था इंग्लिश मेयर का, अब इनकी वैकेंसी ये लोग फिल करेंगे, बर्गेसेस, ठीक है। यहां पर वैकेंसी कौन फिल करेगा, वैकेंसी फिल्ड बाय, मैं कंप्लीट लिख देती हूं आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, वैकेंसी फिल्ड बाय बर्गेसेस, ठीक है। टर्म्स थोड़ी सी डिफरेंट हैं क्योंकि लीगल हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आई अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, बट एक दो बार अगर पढ़ेंगे ना, एक दो बार क्लास देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है, अब बर्गेसेस को कौन इलेक्ट करेगा, बर्गेसेस को इलेक्ट कौन करेगा, 60 और मोर बर्गेसेस हैं, इन्हें इलेक्ट कौन करेगा, इनको इलेक्ट करेंगे एल्डरमैन और मेयर, इलेक्टेड बाय, पहले हम इनका बातें करते हैं कि इनको कौन इलेक्ट करेगा, तो इलेक्टेड बाय मेयर, इलेक्टेड बाय मेयर एंड एल्डरमैन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कि यहां पर कैसे नॉमिनेट किए जाएंगे कि बर्गेसेस बनेंगे ये लोग, तो आप लिख लीजिए, फ्यू नॉमिनेटेड बाय कंपनी, फ्यू को कौन, मतलब कुछ लोगों को नॉमिनेट कौन करेगा, कंपनी, फ्रॉम फ्यू नॉमिनेटेड बाय कंपनी फ्रॉम वेरियस कास्ट, फ्रॉम वेरियस कास्ट, मतलब अलग अलग कास्ट जो होंगी ना, इनमें से ही कुछ को कंपनी नॉमिनेट करती है। यहां पर वैसे तो इलेक्शन कौन कर रहा है, मेयर और एल्डरमैन, लेकिन ये ध्यान रहे कि कुछ लोगों को नॉमिनेट कौन करेगा, अलग अलग कास्ट से कंपनी नॉमिनेट कर देगी। ऑलराइट, सो आप लोगों को मैंने इतना क्लियर कर दिया है कि कंपोजिशन किस तरीके से होगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए। देन हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चल रहे हैं अगले डिस्कशन पे, सिविल और क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन हमारा नेक्स्ट स्लाइड रहेगा। ओके, नाउ होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया है। तो सिविल और क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चल रहे हैं इसको डिस्कशन करने के लिए। सिविल एंड क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन, सिविल एंड क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन, सिविल एंड क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन की मैं बात करूं
तो इसके अंदर में सिविल केसेस को कौन देखेगा, या अगर हम बात करें तो सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन किसके पास रहेगा। देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मेयर जो है वो मेयर ही यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो मेयर जो है वो मैक्सिमम हर एक कोर्ट के अंदर में आएगा। तो अगर हम बात करें सिविल केसेस की, तो सिविल केसेस में सबसे पहले तो आएगा मेयर और एल्डरमैन, मेयर और एल्डरमैन। तो आप फर्स्ट पॉइंट आप नोट करिए, फर्स्ट पॉइंट आप नोट करिए, मेयर एंड एल्डरमैन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे सिविल केसेस के लिए, कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे सिविल केसेस के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट होगा मेयर एंड 3 एल्डरमैन, मेयर एंड 3 एल्डरमैन, यहां पर जस्टिस ऑफ हैविंग पीस, जस्टिस ऑफ हैविंग पीस, शांति के लिए ये लोग क्या करेंगे, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन देखेंगे। ठीक है जी, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन देखेंगे, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन देखेंगे। क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन देखेंगे। अब हमारा है मेयर और 2 एल्डरमैन, जस्टिस ऑफ हैविंग पीस, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन देखेंगे। नाउ अब बात करें तो कितनी बार इनकी सिटिंग होगी, सिटिंग ओनली वंस इन अ फोर्टनाइट, राइट। सो यहां पर आप सिटिंग का लिख लीजिए, सिटिंग sitting only once in a fortnight, in a fortnight, right। सिटिंग कितनी बार होगी, एक बार होगी, एंड डिसाइड करेंगे क्रिमिनल केसेस, राइट, और डिसाइड करेंगे क्रिमिनल केसेस विद द हेल्प ऑफ जूरी, विद द हेल्प ऑफ जूरी। Sitting only once in a fortnight and decide criminal cases, कोर्ट सिटिंग लेगा सिर्फ एक बार इन अ फोर्टनाइट और डिसाइड करेगा क्रिमिनल केसेस, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ जूरी, विद द हेल्प ऑफ जूरी। राइट, एंड इसके बाद में ये लोग क्या करेंगे, सेंटेंस, इम्प्रीजनमेंट, फाइन क्या इंपोज करना है वो यहां पर देखा जाएगा। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट विल इंपोज सेंटेंस, फाइन और इम्प्रीजनमेंट, क्लियर है, और इम्प्रीजनमेंट, डन। ओके, सुनाओ, बात करें कि कोरम यहां पर कौन सेटअप करेगा, तो मेयर और 2 एल्डरमैन। ठीक है, यहां अगर हम बात करें मेयर और 3 एल्डरमैन है। अच्छा, ये 3 एल्डरमैन जो है ये भी सीनियर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा आप, 3 एल्डरमैन जो है ये सीनियर होने चाहिए, 3 सीनियर एल्डरमैन होना चाहिए जो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन का जस्टिस देखेंगे, मेयर और 3 एल्डरमैन। अगर हम कोरम की बात करें, 5th पॉइंट, कोरम, कोरम की बात करें तो कोरम कौन देखेगा, मेयर एंड 2 एल्डरमैन, मेयर एंड 2 एल्डरमैन, यहां पर कोरम सेटअप करेंगे। कोरम क्या होता है, जब भी कोई डिस्कशन होना होता है तो मिनिमम कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए, सो दैट कि डिस्कशन को इनिशिएट किया जा सके, राइट। डिस्कशन को इनिशिएट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसी को ही हम लोग कोरम बोलते हैं। तो यहाँ पर कोरम कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, मेयर एंड 2 एल्डरमैन मिनिमम, इससे ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए। आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है।
ओके, नाउ होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन की। देखिए यहां पर बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, 5 पॉइंट हमने लास्ट स्लाइड में कवर किए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहां पर कवर कर रहे हैं कि मेयर्स कोर्ट की जो अपील है वो कहां पर होगी। अपील, अपील हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अपील्स ऑफ मेयर्स कोर्ट, मेयर्स कोर्ट का अपील कहां होगा। मेयर्स कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया और उस डिसीजन से अगर कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं है, मान लीजिए किसी को सेंटेंस मिला, फाइन लगा, किसी पे इम्प्रीजनमेंट लगा, तो यहाँ पर मेयर्स कोर्ट के अगेंस्ट में अगर अपील करना है तो फर्दर किसी हायर बॉडी पे जाना होगा। तो एडमायरलिटी कोर्ट यहाँ पर कहा गया है। एक बॉडी क्या कही गई है, एडमायरलिटी कोर्ट। ठीक है जी, तो यहां पर जाकर के जो भी अफेक्टेड पार्टी है, जो भी अग्रीव्ड पार्टी है, वो एडमायरलिटी कोर्ट के पास में मेयर्स कोर्ट के अगेंस्ट में अपील कर सकता है, मेयर्स कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रहे जब अपील कर रहे हैं तो अपील सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों की हो सकती है। तो क्रिमिनल केसेस की अपील के लिए एक अलग फॉर्मेट है और क्रिमिनल केसेस की अपील के लिए एक डिफरेंट फॉर्मेट है। सिविल और क्रिमिनल दोनों का डिफरेंट फॉर्मेट है। सिविल केसेस की अपील के लिए क्या मिनिमम यहां पर बताया गया है कि इतना कम से कम वैल्यू होना चाहिए। तो वैल्यू एक्सीडेड होनी चाहिए, वैल्यू एक्सीडेड 3 पगोडाज, 3 पगोडाज। ठीक है, वैल्यू एक्सीडेड 3 पगोडाज। ये सिविल केसेस के लिए अपील का प्रोसेस है, एडमायरलिटी कोर्ट के लिए। क्रिमिनल केसेस के लिए क्या है, जहां पर सेंटेंस डेथ का दिया गया है, राइट, जहां सेंटेंस डेथ का दिया है, सेंटेंस टू डेथ जहां फाइनल हुआ है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ लिम्ब, जहां पर लॉस ऑफ लिम्ब की बात की गई है। ठीक है, लॉस ऑफ लिम्ब, कोई भी एक भुजा, कोई भी एक भाग लॉस्ट होने की अगर बात यहां पर हुई है, डिसीजन हुआ है, तो ये दोनों ही अगर मैटर डिसाइड किए हैं मेयर्स कोर्ट ने, तो इनके अगेंस्ट, क्रिमिनल केसेस की मैं बात कर रही हूं, तो इनके अगेंस्ट अपील कहां हो सकती है, एडमायरलिटी कोर्ट में। ठीक है, और सिविल केसेस में वैल्यू एक्सीडेड कितनी होनी चाहिए, 3 पगोडास। डन, तो इस केस में अपील हो सकता है, आप नोट कर लीजिए एक बार, देन हम लोग आगे चलते हैं। ओके नाउ, अब हमारी लास्ट स्लाइड है आज की क्लास की। सो लास्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेयर्स मेयर्स कोर्ट के बारे में। 1726 मेयर्स कोर्ट 1726 की हम लोग बात कर रहे हैं। मेयर्स कोर्ट 1726 की हम लोग बातें कर रहे हैं। देखो, मेयर्स कोर्ट 1726 का जो चार्टर था, यहां पर फर्स्ट टाइम डिस्कशन हुआ था अडॉप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, राइट। सो यहां आप वर्किंग ऑफ मेयर्स कोर्ट, वर्किंग ऑफ मेयर्स कोर्ट आप लिख सकते हैं कि क्या काम किया था मेयर्स कोर्ट ने। वर्किंग ऑफ मेयर्स कोर्ट 1726। सो मेयर्स कोर्ट चार्टर 1726, मेयर्स कोर्ट चार्टर 1726 अडॉप्टेड, नोट करते रहिएगा मेरे साथ साथ में, अडॉप्टेड प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आज हमें पता है कि हमारा जो स्टेट है, हमारा जो कंट्री है, नेशन है, यहाँ पर इंडिपेंडेंस है जुडिशरी का।
तो ये सबसे पहले कहाँ डिसाइड हुआ था? पहली बार ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल था वो मेयर्स कोर्ट का ही वर्क था अंडर चार्टर 1726 में, कि हाँ भाई जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जो हमारी न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, अदरवाइज जो पीपल्स हैं, जो नेशन के जितने भी लोग हैं, उनका जो ट्रस्ट है वो हम लोग बिल्ड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर जो क्राउन है, क्राउन के अंडर में, कंट्रोल में जुडिशरी भी रहेगी तो वहां पर फिर बायसनेस आ जाती है, तो ये बायसनेस नहीं होना चाहिए। तो पहली बार ये जो प्रिंसिपल था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, ये कहाँ अडॉप्ट किया गया था? मेयर्स कोर्ट चार्टर 1726 के अंदर में, टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट, टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट, ठीक है जी, कंसिडरेबल एक्सटेंट तक प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। एंड ये पहली बार हुआ था, ऐसा पहली बार हुआ था, और ये डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लीगल हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा काम था, ठीक है जी। सो ये इसने क्या किया था? डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लीगल हिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लीगल हिस्ट्री, इंडियन लीगल हिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लीगल हिस्ट्री, राइट। ये एक फॉर्चुनेट डेवलपमेंट था इंडियन लीगल हिस्ट्री का, डन है, फॉर्चुनेट डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लीगल हिस्ट्री। कंसिडरेबल एक्सटेंट तक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने अडॉप्ट किया था मेयर्स कोर्ट, अंडर मेयर्स कोर्ट चार्टर 1726 में। तो ये वर्किंग थी मेयर्स कोर्ट 1726 की, और इसने एक फॉर्चुनेट डेवलपमेंट किया था इंडियन लीगल हिस्ट्री में, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो यहाँ पर जो गवर्नर हैं और काउंसिल हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस थे, क्योंकि गवर्नर और काउंसिल्स तो थे, उनको अलग अलग पावर्स दी गई थी, उनका इलेक्शन अलग तरीके से हुआ था। तो कुछ डिफरेंसेस हैं, जो डिफरेंसेस हम लोग या तो अपनी नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे, और मेयर्स कोर्ट में हमने कंपैरिजन किया है 1688 में और 1726 के अंदर की, ऐसा क्या इनके अंदर में डिफरेंस रहा था। तो ये डिफरेंस हम लोग अपनी अपकमिंग क्लासेस में कवर करेंगे। अदरवाइज जो बेसिक मेयर्स कोर्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है वो आपका प्रिपेयर हो गया है। तो एक क्वेश्चन आपका अच्छे से रेडी हो गया है मेयर्स कोर्ट से रिलेटेड। अगर इतना भी आप कवर कर लेते हैं ना, तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन मैंने रेडी कर दिया है। आप लोगों को होपफुली ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कुछ कंसेप्ट भी मैंने आपको क्लियर किए हैं कि फंड्स हम लोग पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं, तो उसका फंड हम लोग मार्केट से किस तरीके से रेज करते हैं, जो कि आज भी हो रहा है, ठीक है ना। तो वो चीजें आज भी चली आ रही हैं। तो हम कहीं ना कहीं, मैं आपको आज का एग्जाम्पल इसीलिए देती हूँ प्रेजेंट का, क्योंकि हम लोग आज देख रहे हैं ये सब चीजें, तो हम हिस्ट्री में तो देख नहीं रहे थे, तो हिस्ट्री को हम आज की चीजों से रिलेट कर पाए, इसीलिए मैं आपको प्रेजेंट का एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है जी। सो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो और ये क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाएगी जो लोग एलएलबी परस्यू कर रहे हैं, ठीक है, और इस सब्जेक्ट को उन्होंने ऑप्ट किया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, सो दैट मुझे ये पता लगे कि आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, और मैं आने वाले समय में इसी तरीके के वीडियोस आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट कर पाऊं आपका ये क्रैश कोर्स, ठीक है जी। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आपको किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे पहले वीडियो चाहिए इंडियन लीगल हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग या तो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। कुछ केसेस हैं, आप चाहें तो उनको गूगल से रीड कर सकते हैं या अपने स्टडी मटेरियल से रीड कर सकते हैं, गवर्नर और काउंसिल के बीच का डिफरेंस, कंपैरिजन वगैरह जिसमें दिया गया है, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को उन केसेस के नाम सजेस्ट कर दूं। डन है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडीइंग।